उसमें सर आईजी रहे, ये जो बीएसएफ है उसमें सर भारत लेवल पर आप आईजी रहे। इसके बाद आप मध्य प्रदेश में सर एडीजीपी प्रशिक्षण अभी संभाल रहे हैं सर, और कम्युनिटी पुलिसिंग और ऐसे डिपार्टमेंट में आप हमेशा संलग्न रहे सर। और आपका जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व है सर वो बहुत ही आध्यात्मिक है, और आप पढ़ने लिखने और साहित्य को पढ़ने में आध्यात्मिक रुचि में सर बहुत संलग्न रहते हैं। आपके पूरे को हम लोगों ने देखा सर, वहाँ बहुत बुक्स हैं और आप एक आध्यात्मिक विचार रखते हैं। तो इस पूरी मीटिंग का हमारा ध्येय ये था कि हम ऐसे लोग जो कुछ अच्छा करने के लिए एक माहौल बना रहे हैं देश के अंदर, वो आपस में कनेक्ट हों। तो इस पर्पज को मुझे लगता है आज हम प्राप्त करेंगे। तो ये सर हमने आप दोनों लोगों का परिचय रखा, परिचय अभी हम लोग कर चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि मोती भैया इस बात को इंट्रोडक्टरी शुरू करें और फिर कैसे कैसे इस मीटिंग को ले जाना है आप लोग आगे बढ़ाएं। जी, मुख्य हमारा ध्येय जो है आप लोगों का कम्युनिकेशन कराना है सर। अच्छी बात है, हर जगह अच्छे लोग हैं, इसलिए सब कुछ चल रहा है समाज में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी। ठीक, मोती भैया आगे चलेंगे, करेंगे इसको। जी मोती भैया। सभी को नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है भैया? जी आ रही है भैया। क्या आवाज आ रही है? जी सर, तो जो भी आज का टॉपिक तय हुआ है हम लोग की तरफ से, भगवान भैया से बात होके सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की अनिवार्यता और संभावना के ऊपर, तो मुझे लगता है कि सर एक बार उस पर आप बात रख दें, फिर हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। आगे जो भी लोग सुनेंगे और उसके बाद जो भी प्रश्न बनते हैं जो चर्चा करना है तो उस पर हम लोग बीच में भी और जब लास्ट में कर लेंगे उस पर। तो आप पीपीटी प्रेजेंट करने वाले हैं सर या मैं कर दूं अपने यहाँ से? अभी मैं करके देखता हूँ, अगर ठीक से हो जाता है तो अच्छी बात है। दिखाई पड़ रहा है पीपीटी आपको? जी आ गया, आ गया जी। ठीक, आप भी वो रहिएगा, तैयार रखिएगा। अगर हमारी पीपीटी के डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर आप कर सकते हैं ना जी। इसको प्रेजेंटेशन मोड में ले जाना होगा सर? हाँ, अभी ठीक है? नहीं, हाँ अब हो गया जी। जी ठीक है। ठीक है, तो मैं जैसा भगवान सिंह जी ने अपेक्षा रखी थी, मैं एक बहुत संक्षिप्त विवरण देता हूं, फिर उस पर जो भी चर्चा की आवश्यकता होगी हम लोग करेंगे। तो आज का जो विषय था वो सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की आवश्यकता क्या है, अनिवार्यता क्या है और उसमें संभावना क्या दिख रही है आज के दिन हम लोग को। तो इन दो बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक मुख्य बात तो ये कि जो भी बात हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं उसको आप अपने अधिकार पर जांच सकते हैं, और जांचने का एक सबसे सरल तरीका यह है कि आप अपने से पूछ लें कि ये जो बात यहाँ कही जा रही है वो आपको सहज स्वीकार है कि नहीं। अगर आपको सहज स्वीकार है तो बात सही है, अगर आपको सहज स्वीकार नहीं है तो आपके लिए वो बात सही नहीं है। तो जितनी भी बात हम लोग करेंगे उसको आप अपने अधिकार पर जांच सकते हैं, और हर व्यक्ति अपने अधिकार पर जांच सकता है। तो ये प्रश्न है कि हम कैसा जीना हमको सहज स्वीकार होता है। तो तीन बात है इसमें, एक तो जीना, दूसरा सुखपूर्वक जीना, तीसरा निरंतर सुखपूर्वक जीना। तो क्या लगता है, जीना तो चाहते ही हम, तो सिर्फ जीना चाहते हैं कि सुखपूर्वक जीना चाहते हैं? क्या लगता है आपको? सिर्फ जीना हो जाए इतना भर चाहते हैं कि सुखपूर्वक जीना हो जाए ये चाहते हैं? पूर्वक जीना चाहते हैं सर जी। और उससे आगे अगर ये पूछे कि निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं कि कभी कभी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं? निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। तो ऐसा हर व्यक्ति अपने अधिकार पे जांच के देख सकता है।
अब ऐसा जीने जाएंगे तो उसके लिए क्या क्या करना है उसको देखेंगे, तो सिर्फ जीने के लिए देखें तो सुविधा की जरूरत है। सुखपूर्वक जीने के लिए देखेंगे तो सुविधा के साथ साथ संबंध और संबंध में भाव की भी जरूरत है। और निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहें तो फिर सुविधा, उसके साथ संबंध, उसके साथ समझ की भी जरूरत है। तो उसको मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करता हूं कि अगर आप अपने घर में एक एयर कंडीशन कमरे में बैठे हैं और 21 डिग्री टेम्परेचर ठीक से मेंटेन हो रहा है तो जीने का काम तो हो गया। लेकिन अगर जिनके साथ बैठे हैं उनके प्रति आपका विरोध का भाव है तो आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? क्या लगता है? दुखी होंगे, है ना? तो दुखी होंगे। तो सुविधा तो है, जीना भी हो रहा है, लेकिन दुख पूर्वक जीना हो रहा है क्योंकि संबंध में हमारा विरोध का भाव है। तो संबंध का भाव नहीं है, उसकी जगह विरोध का भाव। तो अगर सुख पूर्वक जीना चाहते हैं तो सुविधा भी जरूरी है, संबंध भी जरूरी है। तीसरी स्थिति अगर लें कि दूसरा व्यक्ति तो उठकर चला गया, लेकिन आपका अपने विचारों में ही अंतर विरोध बना हुआ है, तो फिर देखेंगे तो वहां भी दुखी होंगे हम। तो विचारों में अंतर विरोध ना हो, विचारों में संगीत हो, तारतम्यता हो, उसके लिए जरूरी है कि हमारी समझ ठीक हो, सही समझ, है ना, ये जरूरी है। तो ये तीनों चीजें जरूरी हैं, सुविधा भी जरूरी है, संबंध भी जरूरी है, समझ भी जरूरी है। तो अगर हम निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तो ये तीनों की आवश्यकता है, समझ, संबंध और सुविधा की। अगर ये तीनों की आवश्यकता है तो अगला प्रश्न ये बनता है कि हमको इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या लगता है आप लोग? जरूरत तो तीनों की है निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए, समझ की भी, संबंध की भी, सुविधा की भी। तो अगर तीनों जरूरी है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन लगता है आपको भी? बताइए कोई। समझ। समझ तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझ, उसके बाद संबंध, उसके बाद सुविधा। है तो तीनों ही महत्वपूर्ण, लेकिन प्रायोरिटी अगर देखेंगे, वरीयता देखेंगे, महत्व देखेंगे तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानव के लिए समझ, फिर संबंध और फिर सुविधा। पशु के लिए सिर्फ सुविधा। ये मनुष्य और पशु में अंतर है कि मनुष्य के लिए समझ का मुद्दा नहीं है, है ना? मनुष्य के, मतलब पशु के लिए सुविधा ही मुख्य मुद्दा है, समझ उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है ना? लेकिन मनुष्य के लिए सबसे प्राथमिक मुद्दा है। इसीलिए आप शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम मानव के लिए चला सकते हैं, पशु के लिए नहीं चला सकते, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है। इसी तरह से संबंध में भाव का जो मुद्दा है वो मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुत्ते को अगर आप रोटी डालें तो खा लेगा, चाहे सम्मान पूर्वक दें चाहे फेंक कर दें। आदमी को अगर फेंक कर देंगे तो नहीं खाएगा, अनलेस कि वो उसके प्राण जाने ही वाले हों। बहुत लोग तो प्राण जाने की स्थिति में भी नहीं खाएंगे अगर फेंक कर देंगे तो उसके लिए सुविधा महत्वपूर्ण है, लेकिन सम्मान भी महत्वपूर्ण है और ज्यादा महत्वपूर्ण है, और समझ तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ही। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हम निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं मानव के रूप में, और उसके लिए ये तीनों चीजें जरूरी है, समझ भी, संबंध भी, सुविधा भी, और यही इसकी प्रायोरिटी है, यही इसकी वरीयता क्रम है, चाहिए तो तीनों ही। तो एक तो ये बात है जो हम लोग मुख्य रूप से, है ना, पूरे सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की जो चर्चा है उसमें ये प्रमुख मुद्दा है चर्चा का, जिसको आगे थोड़ा और हम लोग फैला कर देखेंगे।
समझने जाएं तो एक सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि मानव क्या है। मानव क्या सिर्फ शरीर है या उससे अधिक है? तो एक महत्वपूर्ण बात इसमें यही है कि मानव को देखेंगे तो मानव सिर्फ शरीर नहीं है, मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, चैतन्य और जड़ का सहअस्तित्व है। इसीलिए अगर मानव की आवश्यकता को देखेंगे तो भोजन जैसी आवश्यकता है और सम्मान जैसी आवश्यकता है, सुख जैसी आवश्यकता है। ये भोजन जो है वो शरीर की आवश्यकता है, सुख जो है मैं की आवश्यकता है। और ये जो सुख की आवश्यकता है, सम्मान की आवश्यकता, ये निरंतर बनी रहती है। भोजन की आवश्यकता सामयिक रूप से होती है। ये जो सुखी होने का काम है वो सही समझ और सही भाव से सुनिश्चित होता है। शरीर को स्वस्थ रखने का काम जो है वो भौतिक रासायनिक वस्तु से होता है। तो भोजन को देखेंगे तो एक भौतिक रासायनिक वस्तु है। तो ऐसा ध्यान से देखेंगे तो मैं और शरीर ये दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं और उसकी पूर्ति भी अलग अलग प्रकार से होती है। तो अभी देख सकते हैं कि शरीर के लिए सुविधा की जरूरत है, मैं के लिए सही समझ और सही भाव की जरूरत है। तो ये अंतर धीरे धीरे हम अपने में स्पष्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये अंतर हमको स्पष्ट होता है वैसे वैसे देखेंगे तो ये पता लगता है कि ये समझ और संबंध जो है वो मैं की आवश्यकता है, सुविधा जो है वो शरीर की आवश्यकता है। और अगर हम निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं तो दोनों की आवश्यकता को पूरा करना जरूरी है, मैं की आवश्यकता को भी, शरीर की आवश्यकता को भी। सिर्फ शरीर की आवश्यकता को पूरा करना सुविधा से ये पशु के लिए पर्याप्त हो सकता है, मानव के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये बात हमको ध्यान में आ गई है कि नहीं, है ना? इसको देख लें। और अभी तक हमारा प्रयास सिर्फ सुविधा के लिए रहा है या समझ और संबंध के साथ सुविधा के लिए रहा, इसका आकलन हम लोग कर सकते हैं। तो एक बार अब सुख को मैं की स्थिति के रूप में अगर देखें तो सुख क्या है उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इसको अगर देखेंगे तो जब भी हम संगीत में व्यवस्था में जीते हैं तो हम सुखी रहते हैं। जब भी हमको अंतर्विरोध में जीना पड़ता है, अव्यवस्था में जीना पड़ता है, तो वैसा हम जीना नहीं चाहते, उससे भागने की कोशिश करते हैं, भाग नहीं पाते, हमको अंतर्विरोध में जीना पड़ता है, अव्यवस्था में जीना पड़ता है, उसी को हम दुख नाम देते हैं। तो ये सुख और दुख को अगर ठीक से पहचानेंगे तो संगीत में व्यवस्था में जीना होना सुख है, अंतर्विरोध में अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होना दुख है। इसको हम अपने में थोड़ा जांच कर देख सकते हैं, है ना? तो अपने को स्पष्ट हो जाएगा। जैसा मैंने कहा कि जिनके साथ आप बैठे हैं एयर कंडीशन कमरे में, अगर उनके प्रति संबंध का भाव है, उनके साथ एक संगीत बना हुआ है तो आप सुखी रहेंगे। उनके प्रति विरोध का भाव है, एक अंतर्विरोध अव्यवस्था बनी हुई है, तो आप दुखी रहेंगे। इसको आप अपने जीने के हर स्तर पर जांच सकते हैं। तो इसी को जब फैला कर देखते हैं तो ये जो बात अभी कही थी हम लोगों ने कि समझ, संबंध और सुविधा, है ना, ये तीनों महत्वपूर्ण है। और इसमें भी देखेंगे तो मैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके अर्थ में समझ और संबंध की आवश्यकता है। ये जो शरीर है जिसको साधन की तरह प्रयोग किया जा रहा है, उसके लिए सुविधा की आवश्यकता है। तो इस तरह से समझ, संबंध और सुविधा के साथ मैं के सुखी रहने का काम हो सकता है और शरीर के स्वस्थ रहने का काम हो सकता है। तो स्वयं में समझ, मानव के साथ संबंध, शेष प्रकृति के साथ सुविधा, इतना सुनिश्चित करना हमारे लिए बनता है। तो इसके साथ देखेंगे तो सही समझ और सही भाव के साथ हम खुद सुखी हो सकते हैं, दूसरों को सुखी कर सकते हैं। सही समझ के साथ सुविधा की आवश्यकता को पहचान सकते हैं, उससे अधिक को सुनिश्चित करके हम समृद्ध हो सकते हैं और दूसरों को समृद्ध करने की सोच सकते हैं। तो इस तरह से हम खुद सुख समृद्धि से जीते हुए दूसरों के सुख समृद्धि का स्रोत बन सकते हैं। तो इस अर्थ में जब समझ को देखने जाएंगे
तो समझने का जो स्कोप है वो हमारा जो जीना है मानव के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, प्रकृति और अस्तित्व के एक इकाई के रूप में, इन सभी जगह व्यवस्था को हम समझ सकें और उस समझ के आधार पर हर स्तर पर हम व्यवस्था में जी सकें, मानव के साथ भी और शेष प्रकृति के साथ भी। इतना हमारा जीने का कार्यक्रम बनता है। ऐसा समझ के साथ हम जीते हैं तो हम निरंतर सुखी रह सकते हैं। तो पूरे सार्वभौमिक मानवीय मूल्य के शिक्षा के कार्यक्रम को देखेंगे तो उसका विस्तार इतना है कि हम हर क्षण सुखपूर्वक जी सकें, निरंतर सुखपूर्वक जी सकें। उसके लिए समझ संबंध सुविधा को सुनिश्चित करने के क्रम में मानव से लेकर परिवार, समाज और प्रकृति की व्यवस्था को हम समझने का काम कर सकें और व्यवस्था पूर्वक जीने का काम कर सकें। इतना कर लेंगे तो हम खुद निरंतर सुखी रहेंगे और समृद्ध रहेंगे और दूसरों के सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और इस प्रकार से एक मानवीय समाज, ऐसा समाज जिसमें हर व्यक्ति के सुख समृद्धि पूर्वक जीने की निरंतरता हो सकती है, उसको सुनिश्चित करने की तरफ एक मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। तो ऐसा आशय है पूरा, अगर देखेंगे तो ये तो आप देख सकते हैं कि इसकी आवश्यकता भी है और आज के दिन देखेंगे तो इसकी संभावना भी है कि ऐसा करना बनता है और ऐसा किया जा सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं उस पर मैं भी आता हूं, लेकिन उसके पहले ये जो पूरे अस्तित्व का चित्र है उसको अगर देखेंगे तो अस्तित्व में ज्यादातर चीजें तो हो ही चुकी हैं, 99.99%। जो मुख्य काम होना है वो इतना ही होना है कि मानव में सही समझ और सही भाव सुनिश्चित हो जाए और उसके आधार पर वो निश्चित आचरण के साथ जी सके, निश्चित मानवीय आचरण के साथ जी सके। ये दो काम है जो होना है, बाकी सब काम हो चुके हैं। ये मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव का होना, ये सब पहले से ही हो चुका है, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। अब हम हैं, हमको अपने में सही समझ और सही भाव को सुनिश्चित करना है और उसके साथ मानवीय आचरण से जीना है। यही करने का काम है और इसी को करने के लिए हम लोग सार्वभौमिक मानवीय मूल्य की शिक्षा की बात कर रहे हैं और प्रयास यह है कि इसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेकर जाया जा सके ताकि हर बच्चे में ये शिक्षा समझ समय से पहुंच सके और सही समझ और सही भाव के साथ वो निश्चित मानवीय आचरण से जीते हुए खुद सुखी समृद्ध हो सके और पूरे समाज के सुखी समृद्ध होने का रास्ता प्रशस्त कर सके। तो इतनी बात है पहले से जो हो गया और जो हमको करना है, ये बात मैंने अभी रखी। तो इन सब के साथ देखेंगे तो मुख्य मुद्दा फिर मानवीय शिक्षा संस्कार का है और मानवीय शिक्षा संस्कार को अब देखेंगे तो इतनी बात है कि मानवीय शिक्षा संस्कार से एक मानवीय दृष्टि हमको सुनिश्चित होती है और उसके आधार पर हम मानवीय मूल्यों को समझ पाते हैं कि मानव की व्यवस्था में क्या भागीदारी होगी जीने के हर आयाम में। जैसा भी हम लोगों ने कहा कि स्वयं के स्तर पर जीने में हमारी क्या भागीदारी है, परिवार में, समाज में और पूरे प्रकृति में हमारी क्या भागीदारी है, इसको हम समझ पाते हैं। तो उस भागीदारी को ही मूल्य के रूप में पहचाना है। तो हम मानवीय मूल्य को समझ पाते हैं, स्वीकार पाते हैं और उन मानवीय मूल्यों के साथ जीते हैं तो वही मानवीय आचरण के रूप में दिखता है। और ऐसा मानवीय आचरण पूर्वक जीने के क्रम में हमको आवश्यक जो हुनर है, जो स्किल्स है ना, उसको भी सीखने का काम करना पड़ता है। ऐसा करके फिर हम अपनी भागीदारी को ठीक ठीक कर पाते हैं। तो हर स्तर पर व्यवस्था में भागीदारी कर पाते हैं और उसके फलस्वरूप एक मानवीय समाज और मानवीय व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाते हैं। इतना हो जाए तो जैसा पहला भाग है कि मानवीय शिक्षा संस्कार के आधार पर मानवीय दृष्टि और मानवीय मूल्य, उसी को सार्वभौमिक मानवीय मूल्य के रूप में पहचाना है। फिर मूल्य आधारित कौशल शिक्षा, ये जो मूल्य पूर्वक जीने के क्रम में जो हमको कौशल चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, उसकी शिक्षा और इसके फलस्वरूप मानवीय समाज। और ये मानवीय समाज होगा तो इसमें हर बच्चे के लिए फिर मानवीय शिक्षा संस्कार उपलब्ध होगा पीढ़ी दर पीढ़ी। तो फिर ये समाज क्रम से है ना गति कर पाएगा एक परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इतने के साथ देखेंगे तो संभावना के रूप में देखेंगे तो सही समझ, सही भाव, संबंध और
सुविधा के साथ हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अगर हर व्यक्ति में सही समझ हो और हम हर मानव के साथ संबंध पूर्वक जी सकें, परिवार से विश्व परिवार तक, तो एक अखंड समाज हम बना पाएंगे। इसी तरह से प्रकृति समग्र के साथ अगर हम व्यवस्था में भागीदारी कर सकें, परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार व्यवस्था तक, तो हम सार्वभौम व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इस तरह से हर व्यक्ति में सही समझ के साथ संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीते हुए अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकता है। ऐसा करते हैं तो हमारा जो मानव का लक्ष्य है, हर व्यक्ति में समाधान के साथ सुख को सुनिश्चित करने का, हर परिवार में समाधान के साथ समृद्धि को सुनिश्चित करने का, समाज में अभय को, विश्वास को सुनिश्चित करने का और पूरी प्रकृति अस्तित्व के साथ अस्तित्व को सुनिश्चित करने का, ये पूरा हो सकता है। तो एक मानवीय समाज हो सकता है। तो संभावना के रूप में देखेंगे तो व्यक्तिगत परिमार्जन के रूप में हम जीव चेतना से मानवीय चेतना में संक्रमित हो सकते हैं, और सामाजिक परिमार्जन के रूप में देखेंगे तो एक अमानवीय समाज से मानवीय समाज में जा सकते हैं। तो अभी के समाज को देखेंगे तो जितने प्रकार की समस्याएं दिखती है, ये जो ब्लैक बॉक्स नीचे रखे हुए है ना, ये सब में आप पहचान सकते हैं कि अभी जो है अनेक तरह की मान्यताएं और सुविधा संग्रह का प्रयास के साथ हम जी रहे हैं, जिसके फलस्वरूप शासन, दमन, शोषण, भय चारों तरफ दिखता है समाज में। और प्रकृति पर विजय पाने के प्रयास में जो शोषण और दोहन हमने किया है, उसके कारण संसाधनों का अभाव भी हो रहा है और प्रदूषण भी हो रहा है। तो ये सारे जो अमानवीय समाज का जो कुछ वो है जो आज हमको दिखता है, उससे हम एक मानवीय समाज में जा सकते हैं। और ये सारी प्रक्रिया शिक्षा संस्कार पूर्वक की जा सकती है। तो इस अर्थ में मानवीय शिक्षा संस्कार की बात है, इस अर्थ में सार्वभौमिक मानवीय मूल्य की शिक्षा की बात है और उससे आधारित, उस पर आधारित कौशल की बात है। तो बहुत संक्षिप्त में देखेंगे तो इतनी बात सार्वभौमिक मानवीय मूल्य की आवश्यकता के संदर्भ में और संभावना के संदर्भ में मैंने सोचा कि इसको रख देता हूं मैं, फिर इस पर जो भी चर्चा की आवश्यकता होगी हम लोग कर सकते हैं। जी, बहुत सारे लोग हैं जो इस पूरी प्रक्रिया से गुजरे हुए हैं और उनके अपने एक्सपीरियंस रहे हैं इसके बारे में, तो अगर कोई उसको शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस पर कोई और चर्चा करने की जरूरत है तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इसमें मोती भैया भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी, मेरी तरफ से मैंने सोचा कि इतनी बात रख देना ठीक होगा। जी सर, तो मुझे लगता है कि बात तो एक जो इंट्रोडक्शन संभावना और अनिवार्यता की जो बात थी उसको एक बार रख दिया गया। तो अगर किन्हीं को इस पे कोई चर्चा करनी है, कोई प्रश्न बना हो तो उस पे जरूर हम लोग एक बार बात कर लें। जी, इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये बात स्वयं में समझ में आती है तो ये आचरण में जाती है और ये धीरे धीरे स्वयं में फैलती है, स्वयं से परिवार की ओर जाती है और परिवार से फिर धीरे धीरे कुटुंब की ओर जाती है और आचरण सहित जाती है। तो मैं चाहूंगा कि इसमें करुणा जी कुछ बात रख सकती हैं। ये बात हमारे घर में किस प्रकार से गई, ये मेरे को समझ में जब आई तो फिर धीरे धीरे किस प्रकार से पत्नी के पास पहुंची, उनने इसे बच्चों के पास भेजा, फिर धीरे धीरे ये उनकी बहनों, हमारे जो गांव के लोग थे उनमें गई और यहाँ तक कि गांव विरोध मुक्त हुआ है। जहाँ संघर्ष, दुश्मनी और विरोध थे, वहां अब हम एक दूसरे में संबंध देख पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस पर थोड़ी सी बात करुणा जी अपनी रख सकती है या अरुणा जी रख सकती है। जी जी, बिल्कुल ठीक रहेगा भैया, अगर एक दो लोग इस पे बात रख दें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें तो। अरुणा जी आप बात रख सकती हैं। अरुणा जी तक आवाज पहुंच रही है?
जी, अरुणा दीदी का नमस्ते तो आया है, लेकिन मुझे लगता है कि अरुणा दीदी अभी रख नहीं पा रही है। मुझे लगता है कि या तो करुणा दीदी हो तो आप ही रख दीजिए, नहीं तो अजय यादव जी ने भी इसको। अजय जी अपनी बात रख सकते जी, प्रैक्टिकली इन्होंने प्रयास किया है अपने परिवार में, तो अजय यादव जी आप अगर रखें बात को। जी भैया अजय। अनम्यूट कीजिए, वीडियो तो ऑन हो गया आपके, अनम्यूट नहीं हुआ है। जी। इनमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके घरों पे कोई ना कोई काम हुआ है। जी सर नमस्ते। जी मेरी हाँ, आवाज। अब अनम्यूट कर सकते हैं जी, आवाज आवाज आ रही है अजय भैया, आप बताइए। जी जी नमस्ते भैया। जी दीदी नमस्ते नमस्ते। अच्छा, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे, ये समस्या थी। जी। अब जी जी भैया। जी जी सर को प्रणाम, सभी को नमस्ते मेरा। मैं बात रखूं या अजय भैया रखेंगे? हाँ, आप ही रख दीजिए दीदी पहले, फिर अजय भैया को सुन लेंगे हम लोग। जी, तो सर ने जो भी बात रखी है बहुत ही हम लोगों के लिए तो बहुत सार्थक है कि ध्यान दिलाया है कि जो है और जो हमें होना है, तो जो है उस पे तो हमें कुछ करना नहीं है, और जो होना है उतना काम हमारा है। और इस पे बहुत अच्छे से ध्यान मेरा जाने लगा है कि अब मेरा ही काम शेष है, यानी मानव का काम बचा है, बाकी प्रकृति का जो काम था, जो नेचुरल काम होना था वो हुआ है। तो उस पे हम जब अपने तरफ ध्यान देते हैं तो हम देख पाते हैं कि हमें अपनी जो अंतः क्रियाएं हैं उनके नियोजन का काम करना होगा। और जैसे जैसे हमारा स्वयं की समझ, जो समझ वरीयता क्रम में सबसे पहले क्रम में रखा था, पहले नंबर पे रखा था समझ को, फिर संबंध को, फिर सुविधा को, तो ये इस पे ध्यान गया है कि मानव शरीर नहीं है, मानव जीवन और शरीर के सह अस्तित्व में है। और ये एक सूचना थी जो पहले मेरे पास, इसको मैं अपने अधिकार पे अब देख पाती हूँ, ध्यान जाता है इस पे कि जैसे जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो मैं देख पाती हूँ कि शरीर तो मेरा बीमार पड़ा है, लेकिन विचार अभी भी बहुत अपनी गति से चल रहे हैं। और अगर पहले की बात करूं, समझ से पहले की, तो ये विचार मुझे बहुत परेशान करते थे। हम थक जाते थे, विचार इतने अनऑर्गेनाइज तरीके से चलते थे। पर जैसे जैसे मानवीय मूल्य का ये प्रस्ताव मुझे मिला और मेरा अपने पे काम हुआ, स्वयं को समझने पे कि मुझे कैसे अलग अलग करके दोनों वास्तविकताओं को देखना है, शरीर को और जीवन को, चैतन्य को और जड़ को अलग अलग करके देखना है। और जैसे मैंने इसको जब ध्यान दिया और देख पाए, तो दोनों की आवश्यकताओं को बिल्कुल अलग अलग देख पाए कि शरीर की आवश्यकता क्या है और मेरे मन की आवश्यकता क्या है। और इसको मैं सुबह से लेकर शाम तक इस पे मेरा ध्यान अब रहने लगा है, और मैं देख पाती हूँ कि कितनी जरूरत मेरे शरीर की है और कितनी मेरे चैतन्य की है। और जब हम चैतन्य पे मेरा ध्यान नहीं जाता और उसकी आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं करते, उसमें समझ और संबंध नहीं देख पाते, तो वो एक दुख वहां से ही शुरू होता है। सुख और दुख शरीर का मुद्दा नहीं है। ये सुखी होना, दुखी होना, या हर क्षण हार्मनी में रहना, तृप्ति पूर्वक जीना, ये चैतन्य का है। यहाँ पे मेरा ध्यान गया है। और ऐसे जीते हुए हम कई तरह के भय से, जो भय थे, जैसे स्वास्थ्य का एक बड़ा भय होता था कि स्वास्थ्य बिगड़ ना जाए, और जो बहुत मुश्किल से संभलता था। ऐसा लगता था कि मेरा स्वास्थ्य अगर बिगड़ेगा तो डॉक्टर ठीक कर पाएंगे या बाहर ही इसका उपचार होगा। पर जैसे ही मेरी समझ बनी, मेरा ध्यान अपनी ओर गया, तो मैंने देखा कि मेरा स्वास्थ्य भी काफी ठीक हुआ। वो भय अब कम हुआ है। और जो एक भय रहता था, जो मुझे लगता था सब काम बाहर होने हैं, बच्चों को स्कूल पढ़ा देगा, हमारा स्वास्थ्य डॉक्टर ठीक कर देंगे, या मुझे कहीं न्याय मिल जाएगा, ये यहाँ से थोड़ी मुक्ति हुई है। एक भय में थोड़ी कमी आई है कि नहीं, मुझे अपने आप में समझना है मानव कैसा है, इस अस्तित्व में मानव का कैसा बनावट है। इस पे मेरा ध्यान गया है। मैं स्वयं को देख पाई हूँ अपने अंदर, और देखने के आधार पे मेरा जब जीना हो रहा है तो थोड़ा आसान हुआ है। मैंने ये तो देखा है, जहां मैं पहले थी एक अच्छी स्थिति में, हमारा परिवार, मेरे पिताजी छतरपुर जिले में जिला शिक्षा अधिकारी रहे,
सम्मानित परिवार था, सब चीज अच्छा था, धन धान्य था, पर जीना एक कठिन ही था, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि समझ के अभाव में अपने को शरीर मान के जब मेरा जीना हो रहा था तो बहुत सारी मान्यताएं लदी हुई थी, जिसके बोझ में प्रश्न बहुत होते थे, जिज्ञासा बहुत होती थी, पर प्रश्न किससे पूछें। एक भय होता था कि इसका जवाब हमें लगता नहीं था किसी के पास है, और अगर हम ये प्रश्न रख देंगे तो मुझे ही लोग कहेंगे कि आप गलत हैं। और कई बार तो ऐसा तक धोखा होता था, पहले देखें यदि, जब ध्यान आता है मुझे अपनी पहले की जिंदगी की, लोग कहेंगे, मुझे लगा करता था शायद ये प्रश्न मेरे बस हैं, पर आज जब स्वयं को समझ रहे हैं और आदरणीय गणेश सर के मार्गदर्शन में, पूरी यूएचबी टीम के मार्गदर्शन में लंबा समय लगाया है मैंने, तो मैं देख पाती हूँ कि नहीं, ये मेरी बस समस्या नहीं है, ये प्रश्न मेरे बस नहीं है, ये प्रश्न प्रत्येक मानव जाति के हो सकते हैं, ऐसा मुझे अब लगने लगा है। तो मैं अपने पे काम कर रही हूँ, उससे मुझ में एक मजबूती आई है, एक सशक्त हुई हूँ मैं, और ये चीज मेरे परिवारों में भी गई है। लोगों ने, जब हम लोग आपस में जीते हैं, बहन भाई, हमारे ससुराल के लोग, तो हम देखते हैं, चर्चा करते हैं, और उन चीजों की तरफ मेरी बहन भी आई हैं। बहुत लोगों को ठीक लगता है कि हमें इसमें जीना है, और आदरणीय गणेश सर के साथ बड़े लंबे समय से उस संस्थान में हम लोग जाते हैं, कानपुर संस्थान में, मानवीय शिक्षा संस्कार संस्थान में, और उनके आचरण को जो हम लोग देखते हैं, या पूरी एचबी टीम का जो जीना है, उसको देख के भी हम लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, और हम चाहते हैं कि हम भी ऐसा ही जिए। और लेकिन ऐसा सिर्फ देख के जीना नहीं हो रहा, ये समझ के भी हम अपने जीने को धीरे धीरे इधर पे आ रहे हैं। तो इससे एक तो मेरे परिवार में स्वास्थ्य पे ध्यान गया है कि जो स्वास्थ्य का भय था वो आवश्यक कम हुआ है। बीमारियां कितनी भी आए, हम घबराते नहीं हैं, हमारे बच्चे भी नहीं घबराते, हम नेचुरोपैथी को करते हैं, अपने खान पान को ठीक रखते हैं, और मान्यताओं में काफी कमी आई है। जो प्रभाव होता था बाहर का, एक दबाव प्रभाव, उससे थोड़ी थोड़ी मुक्ति हो रही है, और ये धीरे धीरे चलने वाला काम है। ये मुझे लगता है कि आगे जो एक बात आती है कि उत्सव आता है, जितना काम हो गया उसके लिए उत्सव हम मनाते ही हैं हर दिन, और जो बचा है उसके लिए उत्साह बना है कि हाँ, ये मेरा लक्ष्य है, सुखपूर्वक जीने का, निरंतर सुखपूर्वक मैं जी पाऊं, स्वस्थ रह पाऊं, इसके लिए एक लक्ष्य मुझे अब दिखने लगा है। तो मैं आराम में रहती हूँ, बस मेरी इतनी ही बात है जो अभी मैं रखूंगी, और भी श्रेष्ठ जन जुड़े हैं जो अपनी बात रखेंगे। जी जी भैया, नमस्ते सभी को। जी जी दीदी, बहुत अच्छी बात आपने ध्यान 2-3 दिलाई। एक तो मोती जी नमस्ते। जी नमस्ते सर जी। हाँ, तो मेरे को 7 बजे से पहले निकलना होगा, तो अगर कुछ बात रखना है तो 5 मिनट बाद में रख सकता हूँ। नहीं जी, आप अरुणा दीदी के बात में मैं थोड़ा सा बात को जोड़ के फिर आप ही को बुला लेता हूँ। एक तो जो दीदी ने ध्यान दिलाया कि मैं और शरीर, इसका जब अपने को अंतर धीरे धीरे समझ में आता जा रहा है तो अपने में स्पष्टता बनती है, तो बहुत सारे तरह का जो दबाव हम लोग अननेसेसरी लेते रहते थे वो धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं उससे। और परिवार में भी संबंधों में जो एक आश्वस्ति बनती जाती है, तो बहुत सारी चीजें तो उस खिंचातानी की वजह से ही समस्या के रूप में दिखती हैं अपने को। तो वो भी बहुत अच्छे से आप लोग के यहाँ हुआ है, ये तो उसका प्रमाण नहीं है, सब लोग जो आपके यहाँ आते जाते हैं उसको देख ही पा रहे हैं। और स्वास्थ्य को लेके भी जो ध्यान गया है, तो 2-3 मुद्दों पे ठीक से आपने ध्यान दिलाया, जो आपने अपने जीने में प्रयोग किए हैं, अपने समझ में काम किया, उसका जो आउटकम दिख रहा है। तो अब मैं भानु सर से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात को थोड़ी देर के लिए रखें। जी नमस्ते सर, सभी को नमस्ते। परिवार में प्रयोग के बारे में इस विषय वस्तु को लेकर अरुणा दीदी ने बात रखी। मैं जो संस्थागत प्रयोग है उसके संदर्भ में थोड़ी बात आप सब लोगों के समक्ष रख देता हूँ। इस पूरे विषय वस्तु का परिवार में ठीक से पहुंच सके, उसके लिए जो व्यक्ति शिक्षा से गुजर चुके हैं उनके लिए तमाम कार्यशालाओं की जरूरत तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये आवश्यकता दिखी कि शिक्षा में ही अगर ये विषय वस्तु समावेशित हो जाए तो शिक्षा के दौरान ही व्यक्ति इन बातों से परिचित हो सकता है, अभ्यास कर सकता है, आत्मविश्वास बन सकता है कि हम ऐसा जी सकते हैं और निरंतर सुख की तरफ बढ़ सकते हैं। इस संदर्भ में कई प्रयोग हुए
2009 में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, जो आज के दिन APTU के नाम से जाना जाता है, उसमें एक कोर्स इस पर लागू हुआ। उसके लिए पुस्तक तैयार की गई, सिलेबस तैयार हुआ, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार हुआ और लगभग 2009 से अब तक इस पाठ्यक्रम का संचालन हो रहा है। हजारों टीचर इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और उस क्रम में पूरे देश के तमाम AICTE अप्रूव कॉलेजेस में ये प्रयोग चल रहा है। फिर एक पॉइंट पर यह ध्यान में आया कि ग्रेजुएशन में आते आते बच्चे तो काफी फर्म हो जा रहे हैं। अगर इसको स्कूली शिक्षा से ही शुरू किया जाए तो और काम आसान हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में एक प्रयोग शुरू हुआ आज से 5 साल पहले। लगभग 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए इस कोर्स को लागू किया गया। तो उसमें उनका पुस्तक, उनका वर्कबुक, ये सब बना। टीचरों का प्रशिक्षण चल रहा है। लगभग 4,500 शिक्षक प्रशिक्षित हो चुके हैं। अभी वर्तमान में लगभग 9,000 कुछ स्कूल चिन्हित हैं जिसमें ये लागू हुआ है। शुरुआत में 150-200 स्कूलों से शुरू हुआ, फिर 400, फिर इससे बढ़ते बढ़ते अभी 9,000 कुछ स्कूलों को टारगेट किया गया। तो उसके भी बच्चों के और शिक्षकों के काफी उत्साहजनक फीडबैक है। उसके लेकर के एक मंथली फीडबैक की एक पत्रिका निकाली जाती है, आनंद संचारिका, मध्य प्रदेश के लोगों के द्वारा। तो कभी उसको पढ़कर वहाँ के इम्पैक्ट को देख सकते हैं। और एक पॉइंट पर यह भी ध्यान में आया कि जेल में भी इस प्रयोग को करके देखा जाए। तो नौगांव जेल में उन्होंने भैया ने प्रयोग किया था, वो बताएंगे ही। कानपुर जेल में भी हम लोगों ने इस प्रयोग को किया। 15 दिन की एक कार्यशाला जेल के बंदियों के लिए रखा और जेल के बंदियों के इसलिए 15 दिन की कार्यशाला के पश्चात हम लोगों ने साप्ताहिक उनके साथ फॉलो अप प्रोग्राम रखा साल भर का। उसकी भी रिपोर्ट पब्लिश किए हैं। उस दौरान बंदियों के साथ साथ जो जेल विभाग के पुलिस कर्मी हैं जिनकी ड्यूटी वहां लगी थी, वो लोग भी वहां बैठते थे पूरे समय। आखिरी दिन फीडबैक में ज्यादातर पुलिस कर्मियों ने कहा कि बंदियों के लिए तो ये बात जरूरी है ही, लेकिन हम लोगों को इतने दिन बैठकर ये अनुमान लगा कि ये हमारे परिवार के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग भी इसे अपने परिवार के साथ खुद इस बात को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो इस तरह के फीडबैक भी वहाँ के जो साथ में लगे हुए सहयोगी लोग थे उनके वो देखभाल के लिए उनके तरफ से आए। तो इस तरह के कुछ संस्थागत प्रयोग हम लोग इस विषय वस्तु को देख पा रहे हैं समाज में परिमार्जन की दिशा में, जिसके कि एक सार्थक परिणाम आ रहे हैं। कोर्स इसमें गहरी यात्रा है, लंबी यात्रा है और रिग्रेस इसमें मेहनत की जरूरत है। सामाजिक परिमार्जन को स्टेबलाइज करने में तो हजारों करोड़ों लोगों का एफर्ट लगता है। तो वो चल ही रहा है। जितना हम लोग उसमें एफर्ट लगा पा रहे हैं उससे बेहतर परिणाम आ रहे हैं। वो बेहतर परिणाम ही हम लोगों को आगे और एफर्ट लगाने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग आज के दिन 5 साल पहले लगभग जो काम शुरू हुआ, आज के दिन लगभग 100 लोगों की टीम एक है जो 7 संभागों में रेगुलरली इस काम को कर रही है। हर वीक 1.5 घंटे की वो मीटिंग करते हैं, महीने में एक बार फिजिकली मिलते हैं। इस तरह से ये गतिविधि आगे धीरे धीरे मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। मेरे तरफ से इतनी बात थी। जी सर, तो अच्छा आपने जोड़ दिया जितना भी शिक्षा में और समाज में जिस तरह के प्रयोग हो रहे हैं। तो अब अजय भैया से एक बार हम लोग थोड़ी उनकी शेयरिंग ले लेते हैं ब्रीफ में। उन्होंने काफी प्रयोग किया अपने परिवार के साथ, तो आप उसको बताएं अजय भैया। जी नमस्ते सभी को। आदरणीय भगवान सिंह भाई साहब के सानिध्य में जब से मैं पत्रकारिता के माध्यम से अचानक उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने जैसे ही मुझे देखा और वो पहचान गई कि ये शायद कुछ परेशान है, फिर उन्होंने मुझसे चर्चा की। फिर चर्चा के दौरान पता चला कि पति पत्नी संबंध विच्छेद तक पहुंच गया है और हमारी फाइल भी कोर्ट तक पहुंच गई थी। कुटुंब न्यायालय में हम लोगों के विवाद चल रहे थे। हम लोगों ने बिना समझे ही अपने बच्चों को, पत्नी को, दोनों परिवारों को इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया था कि आत्मसम्मान के लिए, एक झूठे सम्मान के लिए हमने कई सारी ज़िंदगियों को अदालत के उस मोड़ पे खड़ा कर दिया था, जिसे भाई साहब ने और आदरणीय अरुणा परमार
भाभी साहब ने हम दोनों परिवारों के साथ बैठकर लगातार काउंसलिंग की, हम दोनों को समझाया और अचानक फिर धीरे धीरे जो बदलाव देखे गए, हम लोग आपस में मिलने लगे, बातचीत करने लगे, फिर वो हम लोग एक साथ अब रहने लगे हैं। बच्चों में लगातार खुशहाली आ रही है। हम लोग रोज़ परिवार सभा करने लगे हैं। पहले की अपेक्षा जो लाइफ स्टाइल थी वो अब काफ़ी चेंज हुई है। पहले जो दिखावा था, हम बाहर दो तरीके से प्रस्तुत होते थे कि बाहर हमें अच्छा बनना है और घर में हम आके बिल्कुल रिलैक्स हो जाते थे, जिसे जो बोलना हो, जैसी चर्चाएं करनी हो, जिस भी विषय में करनी हो, वो बिल्कुल खुला हुआ होता था। बच्चों पे उनका क्या असर जा रहा है, ये हम बिल्कुल इस बात से अनभिज्ञ थे। लेकिन जब से हम सार्वभौमिक मानवीय मूल्य से जुड़ रहे हैं, लगातार इसके शिविर ले रहे हैं और सुबह की जो सेशन चलते हैं, सुबह 5:30 बजे से पूरी टीम मानवों के हित के लिए इसको चला रही हैं। सबको बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि कई सारे परिवार इस विद्या के वजह से, मानवीय मूल्यों की वजह से बचे हैं। मेरा परिवार तो बिल्कुल बचा है। तो इतनी ही बात मैं कहना चाहूँगा भैया। नमस्ते। जी भैया, बहुत बढ़िया। आप जब उस प्रक्रिया से गुजर रहे थे तो भगवान भैया ने उस बात को शेयर किया था और आपके साथ जो वार्तालाप हुआ और उससे जो आगे अभी की स्थिति है, वो मैं आपके साथ जब भीलवाड़ा में मिला था, भाभी जी और आप दोनों ही लोग आए थे बच्चों के साथ। जी भैया। तो वो उस स्थिति में इतना ज्यादा शिफ्ट था, तो वो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि बिल्कुल। थोड़ी सी नासमझी की वजह से कहाँ हम लोग आज संबंधों को लेके चले जाते हैं, और थोड़ा भी अगर ध्यान देख के देखते हैं, चीजें समझ में आती हैं, तो संबंध पूर्वक जीना हर मानव चाहता ही है। जी। ये बात ध्यान में आते ही हम भी संबंध पूर्वक जीना चाह रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति भी संबंध पूर्वक जीना चाह रहा है। समस्या सिर्फ इतनी है कि हम भी संबंध को समझने में कहीं चूके हुए हैं, सामने वाला भी कहीं चूक कर रहा है समझने में। तो कई बार दोनों तरफ की गलती होती है, लेकिन कम से कम अपनी वाली गलती जब दिख जाती है अपने को, तो ये विश्वास बनता है कि कम से कम हम अपनी गलती को ठीक करके संबंध पूर्वक जी सकते हैं। और इस विश्वास के साथ जब हम जाते हैं तो जनरली ऐसा दिखता है कि सामने वाला भी यही इंतजार ही कर रहा होता है, तो वो भी अपनी गलती को देख पाता है और वो भी ठीक करने का प्रयास करता है। दोनों मिलके फिर वो संबंध पूर्वक जी पाते हैं। आपके केस में कम से कम ऐसा हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं हम लोग के पास जिनके साथ हम लोगों ने इस चीज को देखा और चीजें ठीक दिशा में गई हैं। जी। तो भगवान भैया, हमको लगता है कि शेयरिंग को हम लोग यहाँ पे भी रोकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना मैं थोड़ा 2 लाइन जोड़ना चाहूंगा भैया भानु भैया की बात पर। जी। मैंने नौगांव जेल में जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो जेलर साहब ने मुझे 7 दिन का शिविर लगाने का अनुमति दिया था। 7 दिन के बाद जो वहां के जो बंदी थे, उनमें इतना उत्साह बना कि सभी बंदियों ने रिक्वेस्ट किया जेलर साहब से कि इसको 7 दिन और बढ़ाया जाए, और जेलर साहब खुद भी पूरा शिविर करने लगे। फिर उनकी पत्नी को लगा कि भाई ये ऐसा क्या चल रहा है कि अब जेलर साहब ऑफिस ही से घर ही नहीं आते हैं। तो फिर मैंने उनको अपने यहाँ संस्था में इनवाइट किया था। उसके पूरे रिकॉर्ड वीडियो वगैरह भी बनाए गए थे। मतलब जहां जहां इसको परीक्षण अभी हम लोगों लोक शिक्षा के माध्यम से हम लोग कर ही रहे हैं, चाहे जेल में किया हो, चाहे किसानों में किया हो, यहाँ तक कि अभी हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी एक प्रयोग चल रहा है। हमारे यहाँ रीना जी हैं, वो हमसे जुड़ी हैं यहाँ नौगांव में। तो मैं ये देख पाता हूँ कि उनके बच्चों में, उनके परिवार में एकदम से खुशहाली का परसेंटेज बढ़ता है, और कभी जब विपरीत परिस्थिति आती है तो वो फिर अपना संबंध देखते हुए उस व्यक्ति से व्यवहार करते हैं। अभी जो आवेश आ जाता है कि तुमने मुझे गाली क्यों दी, उस आवेश में समझ आ जाती है फिर। तो ऐसे बहुत से प्रयोग जो है वो हुए हैं, और निश्चित है कि ये यात्रा आगे बढ़ रही है। मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, और मैं चाहूंगा कि अब आगे अपने जो मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आदरणीय राजा बाबू सिंह जी बहुत ही नेक इंसान हैं। कुछ अच्छा करने की पहले से ही उनकी बहुत तमन्ना रही है, और इसी के तहत उनको यहाँ जो सार्वभौमिक मानवीय मूल्य आज वर्तमान की आवश्यकता विषय पर उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित भी किया गया है नौगांव में। तो बहुत अच्छी बात है, और आगे हम लोग चाहते हैं
कि आगे आगे फैले। जी, तो मेरी बात पूरी हुई। जी भैया। जी भगवान भैया, तो अब हम लोग जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं उनसे आग्रह करेंगे कि वो अपने ऑब्जर्वेशन इस पे बताएं, और अगर और कुछ चर्चा करना है तो उसको हम लोग कर सकते हैं। जी भैया, हमें लगता है कि हमें उनको सुनना चाहिए। जी जी बिल्कुल। चाहते हैं कि वो अपनी बात को रखें। जी भगवान सिंह जी, राजा सिंह बोल रहा हूँ। आप मेरे से अपेक्षा कर रहे हैं? जी 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 जी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरे प्रणाम। और मैंने अभी, मुझे लगता है वीडियो चालू रहे जिससे कि रिकॉर्डिंग भी हो सके। चालू है उनका वीडियो। जी जी प्रणाम। आप सभी को मेरे प्रणाम। और मैंने अभी आप सभी लोगों को सुना। देखिए, ये चिंता कि व्यक्तिगत परिमार्जन हो और जीव चेतना से मानवीय चेतना की तरफ व्यक्तित्व विकास, व्यक्ति विकास, व्यक्तिगत विकास आगे जाए और सामाजिक परिवर्तन, परिमार्जन भी हो, ये केवल नई चीज नहीं है। बहुत पहले से इसकी चिंतना किसी न किसी रूप में चलती रही है। ठीक बात। चाहे गुरुकुल की व्यवस्था रही हो, पहले आप देखें, या जो ग्रीक सिटी स्टेट थे, एथेंस में, स्पार्टा में, उनका जो रेजिमेंटेशन था, कैच द यंग का, बचपन से ही बच्चों को एक रेजिमेंटेड एजुकेशन देना था। या हमारा जो संविधान बना उसमें फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात कही गई, यही सारी चीज है। इशूज कहाँ से होते हैं? होता ये है कि जब बच्चा इस धरा पे अवतरित होता है और जीरो से लेकर के, जीरो डे से लेकर के जब तक उसकी जो परसेप्शन है, सोचने का तरीका है, उसको जो वैल्यूज मिलते हैं 21 साल 18 साल तक, और पूरी तरह वो परिपक्व हो जाते हैं, कंडीशनिंग जो कहलाती है, वो इस तरह की है कि उसको इस समाज में, इस संसार में ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करना है। ऐसा लगता है कि जैसे वो ही है सिर्फ जीने के लिए, और बाकी सब उसको सपोर्ट देने के लिए साधन है। वो ये नहीं सोचता ये उस कि हम जो सांस बाहर छोड़ते हैं वही दूसरी कोई हमारी छोड़ी हुई सांस कोई दूसरी ले रहा है। इस संसार में माइक्रोब का भी अपना रोल है कंपोस्टिंग में। ड्रैगन फ्लाई जो उड़ रही है वो मस्किटोज के लार्वास खा रही है। तमाम ऐसी बर्ड्स हैं जो हानिकारक इंसेक्ट्स खाती हैं। एक दूसरे पे जो इंटरडिपेंडेंसी है इस अस्तित्व में, उसको समझने की कोशिश नहीं करता। और अभी आपने देखा कि हमारी इतना ज्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। वो पहले मैंने किताब पढ़ी थी 10 साल पहले कि इस कंट्री ऑफ 1.2 बिलियन पीपल, फिर 1.3 हुआ, 1.4 हुआ, 1.45 हुआ, अब 1.5 बिलियन पीपल की तरफ बढ़ रहे हैं। इतना संसाधनों पे दबाव बढ़ रहा है, जो कल्टीवेबल लैंड है श्रिंक हो रही है। जहां 2 साल पहले खेत थे वहां पर अब सीमेंट के जंगल खड़े हो गए हैं। अनमाइंडफुल यूज है केमिकल पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का, हर चीज कार्सिनोजेनिक हो रही है। ये बहुत सारे इशूज हैं जिस पे लेके बात करना है। और बड़ी खुशी की बात है कि जो बालू सर हैं IIT कानपुर के, उन्होंने इसको सिस्टम को दिया और आप सब लोग उसमें सहभागी हुए। अब जरूरत ये है कि आखिर इसको किस लेवल पे लागू किया जाए। मैं जैसे अपने उदाहरण से बताना चाहूंगा, मैं मध्य प्रदेश में पुलिस ट्रेनिंग का हेड हूँ। मैं पुलिस ट्रेनिंग को देखता हूँ, और खासकर जो कांस्टेबल की ट्रेनिंग है, हमारे पूरे प्रदेश में 8 पुलिस कांस्टेबल्स को ट्रेन करने के ट्रेनिंग सेंटर हैं।
जहां इस समय प्रेजेंट में 4000 पुलिस कांस्टेबल ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कि वो जब हमने उनको भर्ती किया, कोई 23 साल का है, कोई 24 साल का है, 25 साल का है। अब इन 24-25 साल के जो डिफरेंट बैकग्राउंड से, सबअर्बन बैकग्राउंड से, रूरल बैकग्राउंड से, अलग अलग वैल्यू सिस्टम लेके, कंडीशनिंग लेकर के, और वो यहाँ आए हैं, और हम उनको 9 महीने की जो बेसिक ट्रेनिंग का पीरियड है उसमें हमें खास तरह का उनको इनपुट देना है, वैल्यूज देना है, उनको 12 पेपर पढ़ाने हैं, लॉ पढ़ाना है, फोरेंसिक पढ़ाना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना है, पुलिस रेगुलेशन पढ़ाना है, साथ में उनको फिजिकली स्टाउट करना है, उनको रनिंग सिखानी है, ड्रिल सिखानी है, राइफल ट्रेनिंग सिखानी है, और हम किसी तरह उनको मारपीट करके सही कर देते हैं, वर्दी पहना करके, बाल कटा करके, ड्रिल करा करके, सावधान विश्राम, और 9 महीने बाद हमको पुलिस कांस्टेबल के रूप में, कॉप के रूप में लॉन्च कर देते हैं सोसाइटी में, वो पुलिसिंग करने लगता है। अभी मैंने कुछ नए प्रयोग किए हैं, कुछ नए एलिमेंट्स जोड़े हैं इसमें, जैसे हार्टफुलनेस मेडिटेशन का मैंने जोड़ा है कि रात को सोने से पहले हर जगह आधे घंटे का हार्टफुलनेस मेडिटेशन होता है। उससे उसकी जो स्कैटर्ड एनर्जी है वो वापस सोर्स पे आई है, और उसके इतने अच्छे परिणाम आए हैं। जैसे हमारे यहाँ जो फिजिकल ट्रेनिंग का, रनिंग का स्टैंडर्ड सिर्फ 5 किलोमीटर है, अब हाफ मैराथन 21 किलोमीटर महीने में एक बार हर ट्रेनिंग सेंटर्स में दौड़ते हैं लोग, और करीब अभी तक 1250 लोग हाफ मैराथन दौड़ चुके हैं। वॉलंटियर करते हैं, क्योंकि जो मैंडेटरी है वो तो सिर्फ 5 किलोमीटर है। दूसरा, और भी बहुत सारे प्रयोग हैं। भागवत गीता मैंने कहा कि आप एक चैप्टर रिसाइट किया करिए सोने से पहले, मेडिटेशन से पहले, तो बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। अब जैसे करुणा बहन या अरुणा बहन जो बता रही थी एक्सपीरियंस, अजय यादव जी बता रहे थे, अब जब कोई क्राइसिस से गुजरता है और इस तरह के सिस्टम से उसका परिचय होता है, और उसके लिए भूमि तैयार रहती है कि मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जैसे अरुणा जी जो बड़ा अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको अच्छी पकड़ है साहित्य की, शब्द चयन उनका काफी अच्छा था। मैं एक एनेक्डोट बताना चाहूंगा भगवान बुद्धा का। भगवान बुद्धा जब जाया करते थे भिक्षाटन के लिए, तो अपना बेकिंग बाउल लिए हुए थे, तो उसमें कूड़ा भरा हुआ था। एक व्यक्ति उनको खीर देना चाहा, तो उन्होंने कहा कि इसी मेरे बाउल में डाल दो। कहा कि इसमें तो कूड़ा करकट भरा है, तो इसमें कैसे डाल दूं? इसको पहले नीचे गिराइए, तब इसमें मैं खीर डालूंगा। तो भगवान बुद्धा ने कहा यही बात है, पहले आप अपने अंदर का कूड़ा करकट हटाओ, आपका जो सब कॉन्शियस माइंड में जितना कूड़ा करकट चल रहा है उसको पहले आप बाहर करो, तभी मैं आपको बता पाऊंगा ध्यान क्या होता है, नो माइंडनेस क्या होता है, माइंड टेमिंग क्या होती है, और ये जो आपने कहा समझ क्या होती है। तो ये सब है। फिर दूसरा एक नया कॉन्सेप्ट आया कि तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है, क्यों नहीं कैच देम यंग के तहत जो स्कूल लेवल है वहीं पे उनको शुरू किया जाए। पहले हमारे गुरुकुल के प्रयास हो चुके हैं कि हम इसको एजुकेशन में ही सम्मिलित कर लें। जब बच्चा रॉ होता है, उसकी साइकोलॉजी रॉ होती है, और उसे सीखने के लिए तैयार होता है। अभी कभी इस्कॉन के जो वेदांत स्कूल है, या अक्षरधाम वाला जो संगठन है गुजरात का, उनके स्कूल है, वहां पे ये काफी अच्छे प्रयास चल रहे हैं कि जो मॉडर्न एजुकेशन है और जो हमारी वैदिक संस्कृति थी, वेद पाठ था, उपनिषद था, भागवत गीता था, वो उनको आज सिंथेसिस किया जाए और वो पढ़ाया जाए, ताकि वो मूल्य भी सीखें। तो नो डाउट इसकी जरूरत तो है कि व्यक्तिगत परिमार्जन लगातार चलता रहे, सामाजिक परिमार्जन चलता रहे, ताकि समाज में जो हिंसा है और व्यक्ति के अंदर जो हिंसा है, दोनों कम से कम हो। जीरो तो नहीं हो सकती। मैं एक जोसे सारामागो पुर्तगीज राइटर है, उसका नॉवल पढ़ रहा था, ब्लाइंडनेस। एक ऐसा छुआछूत की बीमारी एक शहर में आती है, ब्लाइंडनेस, हर कोई बीमार ब्लाइंड हो जाता है। फिर क्वारंटीन करते हैं, पता चला उसी में जहाँ क्वारंटाइन है लोग, जो क्वारंटीन है उसी के अंदर एक गुन्नों का जो है गुट पैदा हो जाता है, और वहां वसूली से शुरू कर देता है। तो पूरी तरह से जैसे ना सांप के अंदर से जहर निकाल लेते हैं, ऐसा कोई सोसाइटी नहीं हो सकती कि जहां सभी के अंदर से
कुछ सब कॉन्शियस में कई जन्मों का जो पड़ा हुआ है, घृणा, ईर्षा, क्रोध निकाल करके बिल्कुल जो नारद भक्त सूत्र की पहली आवश्यकता है पहले 2 श्लोक में इंटरनल क्लिंजिंग हो जाए, वो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी प्रयास तो चलते रहना चाहिए। शुरू में ही जब शायद बालू सर ने किसने कमेंट किया था कि कुछ अच्छे लोग हैं जिन्हीं से समाज चल रहा है, बहुत अच्छी दशा बनने के लिए बहुत काफी मेहनत चाहिए। जैसे मैं अगर अष्टावक्र गीता का पहला श्लोक कोट करूं, अष्टावक्र गीता के पहले ही श्लोक में है, जनका उवाच, जनक पूछते हैं अष्टावक्र से, कथम ज्ञानम वापनोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभु। हे प्रभु, मुझे विस्तार से बताइए कि ज्ञान कैसे मिलता है, वैराग्य कैसे होता है, मुक्ति कैसे मिलती। अगला इस श्लोक, जो दूसरा श्लोक है अष्टावक्र गीता का, उसमें जवाब देते हैं अष्टावक्र उवाच, मुक्ति मिच्छस चेतात, अगर मुक्ति चाहते हो, विषयान विश्वत्तेज, जो ये विषयान है ना, लस्ट है, डिजायर है, टू ग्रैब मोर, टू फाइंड मोर, टू इंक्रोच अपॉन अदर्स राइट्स, इसको जहर की तरह त्याग दो। विषयान विश्वत्तेज। फिर किससे अपने को भरो? जैसे वो कह रही थी अरुणा जी कि हमने क्षमा, आर्जो, दया, तोष, सत्यम पीयूषवत भजेत, इनको अमृत की तरह भजो। तो इस तरह का परिमार्जन चाहिए हम लोग सभी के अंदर, तभी समझ पैदा होगी। तभी जो शुरू में एनेक्डोट दिया था भगवान सिंह जी ने कि सुविधा तो है, एसी वाले रूम में बैठे हैं, लेकिन अगर अंदर से शांत नहीं है, अंदर से बहुत ज्यादा उथल पुथल है, वहां ज्वर चल रहा है, ज्वरग्रस्त विक्षिप्तता है, आप कभी सुख पूर्वक नहीं हो सकते कितनी भी सुविधा हो। और साथ में जो इंटरडिपेंडेंसी है दूसरे लोगों के साथ, ना केवल दूसरे मनुष्यों के साथ बल्कि जितने सेंटिएंट बीइंग्स हैं उनके साथ, अगर आप जब तक प्रेम नहीं पैदा करेंगे कि उसका अपना रोल है इस समाज में, सांप का भी रोल है, वो चूहे खाता है, नहीं तो इतना सारा अनाज तो चूहे ले जाएं, ये पूरी चेन बनी हुई है। तो ये सारे सेंटिएंट बीइंग्स के प्रति जब बुद्धा जैसी करुणा नहीं होगी, जीसस का प्रेम नहीं होगा, तब तक एक बहुत ही स्वस्थ समाज हो, उसकी संभावना नहीं हो सकती। अब मुझे बड़ी खुशी है कि बालू सर ने ये सिस्टम दिया और आप सभी लोगों ने इसकी इफिकेसी को समझा, आप सभी लोग इस आंदोलन में साथ हैं। हालांकि मैं अभी हार्टफुलनेस को फॉलो कर रहा था पिछले 1 सालों से, जब मैं बीएसएफ में था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में डेपुटेशन कर रहा था, तब मैंने हार्टफुलनेस के साथ एमओयू साइन किया था बीएसएफ की तरफ से। अब मैं मध्य प्रदेश पुलिस में आया हूँ, वापस लौट कर अपने कार्डर में, ऑलरेडी एमओयू साइंड है हार्टफुलनेस से। सो मैं इसको काफी शिद्दत के साथ और गंभीरता के साथ इसमें लागू कर रहे हैं ताकि पुलिस वालों का जीवन बदले। अभी 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस है, उसमें भी मैं एक नया प्रयोग कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश के जो 55 जिले हैं, सभी जिलों में जो एक महत्वपूर्ण स्थान है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, जैसे कंदरिया महादेव है खजुराहो, भेड़ाघाट है जबलपुर, पशुपतिनाथ है मंदसौर, बड़ी लेक है भोपाल, इन जगहों पे 55 जगहों में हमारे जो पुलिस के ट्रेंड हार्टफुलनेस मेडिटेशन के ट्रेनर हैं, ये लोग 19, 20, 21 3 दिन का ध्यान कराएंगे सुबह शाम। पुलिस वाले तो रहेंगे ही रहेंगे, बाकी लोग भी आ सकते हैं, स्वागत है, निःशुल्क है, और 21 को फाइनल करेंगे। तो इस तरह के प्रयास चलते रहना चाहिए। मुझे भी आपने आज इनलाइटेंड किया, अपने सिस्टम के बारे में बताया, और मैं अभी 15 नवंबर को नौगांव में हूँ, श्री भगवान सिंह जी ने मुझे बुलाया है, वहां भी मुझे बोलने का, समझने का, सबसे इंटरेक्ट करने का प्रयास अवसर मिलेगा मेरे लिए। और खुशी की बात है कि बुंदेलखंड में, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ भगवान सिंह जी ने, आप सभी ने, अजय यादव जी ने एक ये लक्ष्य जगह रखी है, ये जो अच्छे मानव निर्माण की, नव मानव निर्माण की। ओशो कहा करते थे, मैं नव संन्यास की बात करता हूँ, जब बुढ़े हो जाओगे तब क्या सन्यासी होगे, संन्यास लेना है अभी लो, इसी समय लो। एक बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है, आप सभी को साधुवाद। आज चूंकि मैं पहली बार आप सभी से जुड़ा हूँ, अभी मैं तो आपको समझ रहा हूँ, मैं तो इस पथिक हूँ इस सिस्टम का। आपने मुझे जोड़ा, मेरे को सम्मान दिया,
ये इंटरेक्शन होता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद। भगवान सिंह जी, बहुत अच्छा सर जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरी आवाज सभी बहुत बढ़िया सर। और मुझे लगता है कि शायद बहुत लंबा रास्ता जाने वाला है। आपकी जो भावनाएं हैं और दोनों तरफ से जो समाज निर्माण का जो आंतरिक काम चल रहा है वो निश्चित है कि आपस में जुड़ेगा। और इसी भावना के साथ हमने आपको इन्वाइट किया है और आप हम लोगों के परिवारों के साथ भी मिलने वाले हैं। और सर का जो नाम है वो गणेश बगैया सर है। और आपने इस या आप या अब तो इसे टीम कहें या परिवार कहें, एक बड़े परिवार की कामना गणेश सर ने जो की, हम लोग तो सब उस परिवार का हिस्सा हैं। और परिवार से परिवारों में एक समाज कैसे आगे बढ़े, इस पर काफी गहरा काम चल रहा है। और बहुत से परिवार इस विधि को समझ करके इस पे जीने लगे हैं। तो आज मुझे लगता है कि सर ने मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, आपने किया और इतने और लोग भी जुड़े। तो निश्चित है मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। और मैं ये निवेदन भी करूंगा कि अगर सर भी समय निकाल के, अगर सर का आने का प्रस्तावित तो है ही नौगांव, आएंगे तो शायद मुझे लगता अच्छा रहेगा। बाकी अब मैं सर और आप लोगों को ही आगे की बात के लिए मैं चाहता हूं कि सर का ऑब्जर्वेशन भी आ जाए जी। तो अच्छा है, मैंने तो अपनी बात तो रख दी थी और भाई साहब ने काफी अच्छे से अभी तक का जो इस देश में सत प्रयास चलता रहा है मूल्य शिक्षा को लेकर या व्यक्तिगत और सामाजिक परिमार्जन को लेकर, उसको बहुत अच्छे से भाई साहब ने रखा और उनका काफी कमिटमेंट है इस काम के लिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह से मिलकर एक बड़े प्रयास की संभावना इसमें से उभर कर आएगी। तो उनका एक लंबा बैकग्राउंड है और बहुत सारा उन्होंने पढ़ा भी है और प्रयोग भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी संभावना निकलेगी इस पूरे प्रयास में। शिक्षा के क्षेत्र में तो हम लोग कर ही रहे हैं, जेल में कुछ काम शुरू हुआ था, अगर पुलिस विभाग के साथ भी विधिवत इस पर काम शुरू हो तो मुझे लगता है कि, और किसानों के साथ भी काम चल ही रहा है, तो पुलिस विभाग के साथ भी अगर ये काम शुरू हो पाएगा तो काफी सारी संभावनाएं निकलेंगी। तो मैं तो काफी अच्छी संभावना देख रहा हूँ। मेरी तरफ से शुभकामना है 15 तारीख के कार्यक्रम के लिए। मेरे लिए संभव होगा तो मैं आने का प्रयास करूंगा। मतलब अभी भी मैंने इसको ड्रॉप नहीं किया है, तो लेकिन मैंने सोचा कि इन केस नहीं आ सकता हूँ तो उसके पहले जो है ऑनलाइन तो हो ही जाए बात। तो अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। और भाई साहब का जो एक्सपीरियंस है और जो कमिटमेंट है उससे तो मुझे लगता है कि काफी सारी संभावनाएं निकल कर आएंगी जी। मुझे तो इतनी बात रखनी थी। ठीक है भगवान सिंह जी, बढ़िया जी सर, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है हमारे बीच में कृष्णा यूनिवर्सिटी के कुलपति जी अभी जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कुछ अपनी बात रखें, क्योंकि वो करीब 8,500 स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी है और काफी अच्छे काम की संभावना है वहाँ जी। ठीक बात है, ठीक बात जुड़े हैं। शिवेंद्र जी हमारे बीच में हैं और शिवेंद्र जी एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैं तो सर से जुड़ा ही था बहुत लंबे समय से, लेकिन शिवेंद्र जी और बहुत गहराई से जुड़े हैं और पास पास के गांव के हैं। और सर मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप जैविक कृषि पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने गांव में एक बहुत अच्छा सेंटर डेवलप किया है जिसने भी गए थे और बहुत
गहरे से काम में लगे रहते हैं। तो क्या कृष्णा यूनिवर्सिटी से कोई जुड़ा है? मुझे लगता है शायद वो ठीक है। वो इस सर थे तो भैया अभी थोड़ी देर पहले चले गए मुझे लगता है। जी जी। तो मुझे लगता है कि और कोई अगर कोई महत्वपूर्ण बात अगर ऑब्जर्वेशन रखना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए अपन सभी को थोड़ा एक अवसर दें और इसके बाद इसे पूरा करें। जी जी। तो मुझे लगता है अभी 8 मिनट करीब बचे हुए हैं 7:30 बजने में, तो अगले 8 मिनट में बात को हम लोग पूरा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी। तो किसी का कोई ऑब्जर्वेशन है? नमस्कार जी करो। हेलो हेलो जी जी, हाँ जी, सभी को नमस्ते, सर को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी, मैं सर से ही थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी बात रखना चाहती हूँ कि सर मैं इससे जुड़ के तो बहुत ही मतलब खुश हूँ और बहुत ही अच्छा मेरा पूरा परिवार के साथ अच्छा वो चल रहा है और सारी स्थितियां परिस्थितियां हमको तो सब ऐसा लगने लगा है सर कि अब तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आदमी चाहे तो जो कुछ चाहे वो सब उपलब्ध है, सिर्फ भागीदारी करने का ही समय आ गया है। जी, सही समझ सहज भाव और संबंध के भाव में जब हम होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ कोई भी चीज कभी कोई भी परिस्थिति असामान्य नहीं लगती है, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां तो जीवन में चलती रहती है सर। लेकिन जब तक मैं शरीर मान के ही जीती थी तब तक तो हमको थी परेशानी और बाकी जीना तो मेरा पहले भी सही ही था। जब हम इसको समझ रहे हैं तो हमको ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया है कि मतलब पहले भी मेरी जीने की कला जो थी तो वो ठीक ही थी और इसी विद्या को देखते हुए लगता है कि ऐसे ही जी रहे थे, क्योंकि हम लोगों का मतलब बहुत ही अच्छा सब कुछ परिवार बैकग्राउंड तो ठीक ही था। लेकिन मैं तो बहुत ऐसे परिवार से जुड़ी थी सर, जो मेरा जन्म हुआ तो मैं एक जमींदार परिवार में पैदा हुई, जहाँ की पहले बहुत ही 7 पीढ़ियों से हमारे यहाँ कभी बंटवारा नहीं हुआ था। तो हमने तो वो सब देखा था। लेकिन अभी जो इस समय का कल्चर है या जैसी संस्कृति बदल रही है, लोग कैसे एक दूसरे को नहीं समझते हैं। पहले तो हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरी माँ ही मेरी परवरिश करे, जो भी सामने होता था वो सब एक दूसरे का बहुत ध्यान रखा जाता था। तो ये सुख तो हमको हमें और हमारे हमसे बड़े भाई छोटे भाई थे जो उन्हीं तक था, बाकी तो मेरे भाई बहन सब बाद में यहाँ छतरपुर में आके, लेकिन पहले का परिवार मेरा रीवा का था। उस वहां पे हमने जो देखा है, तो अब जब हम यूएचवी से जुड़े हैं सर तो कल्पनाशीलता को देखने में मैं अपनी बहुत पुरानी चीजों को देख पाती। तो हमको ऐसा लगता है कि जो संयुक्त परिवार होता था तो वहाँ संबंध का भाव बहुत अच्छे से देखा जा सकता था और सब एक दूसरे के साथ बहुत मिलकर रहते थे और हर चीज को सुख दुख सब एक साथ, एक दूसरे का सुख भी लोग समझते थे और दुख भी समझते थे। लेकिन आज का जो समय आया है, जब विकसित परिवार एकाकी जीवन में और जो मतलब इतना ज्यादा आदमी उलझ गया है कि सारी चीजों को एक किनारे कर दिया है। लेकिन जैसे ही हम यूएचवी से जुड़े तो हमको ऐसा समझ में आता है कि हमको स्वयं में ही अपने काम करना चाहिए। सुख स्वभाव या प्रभाव जैसे ही ये बात समझते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे अंदर ही है और हम बाहर देखते रहे और अभी तक का समय मेरा ऐसा ही निकल गया। लेकिन अब हमको जब समझ में आया है तो हमको ऐसा लगता है सर कि हमको बहुत भागीदारी करने की आवश्यकता है, या पूरा अपने फैला करके जब हम देखते हैं संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व में मैं जब जीना चाहती हूँ तो अब मेरे जीने में ये चीजें आई हैं तो हमको दिखता है कि अब हमको दृष्टा भाव भी समझ में आ रहा है और दृष्टा भोक्ता करता नहीं। तो पहले तो हमको ऐसा लगता था कि इन शब्दों का तो मैं सिर्फ शब्दों में सुनने में आ रहा है, लेकिन अब उनको मैं अपने अंदर देखता हूँ और हर मानव को अपने जैसे ही समझती हूँ। तो मैं आगे बढ़ती हूँ तो हमको ऐसा लगता है कि सही समझ सहज भाव ही और संबंध का भाव ही सहज स्वीकार भाव है। तो इसमें जब हम होंगे तो हमारा विरोध का भाव तो अपने आप से ही खत्म होता है और जब न्याय समाधान के साथ हम मिलते हैं तो वहां हमारा सुख भी सुनिश्चित होता है। तो हम जब ये सब चीजों को देख पाते हैं तो अब हमने सोच लिया है कि हमको अपने अंदर मतलब अपना सेल्फ डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट और फिर सोसाइटी डेवलपमेंट में काम करना है। तो ऐसा देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि इसमें अंदर तो बहुत परिमार्जन देखा है सर, क्योंकि इस बीच में मेरे साथ उतार चढ़ाव भी काफी हुआ। मेरे पति काफी स्वस्थ थे लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, तो परिस्थितियां तो काफी थोड़ी बिगड़ी हुई थी, लेकिन काफी इसके बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है और मैंने देख लिया कि जीवन और शरीर ही मरता है,
शरीर की ही मृत्यु होती है, जीवन तो निरंतर है। तो मेरा डर भी खत्म हो गया है। अब हमने यही सोचा है कि हमको अपने जितने दिन का ये मेरा शरीर यात्रा है, उतने दिन तक तो मैं बहुत अच्छे से इसको देखूंगी, समझूंगी, और जो बन पाएगा वो भागीदारी भी करूंगी, और मतलब हर तरह की जो जिम्मेदारी आएगी उसको मैं ठीक से देख पाऊंगी। और बहुत दुख के साथ हम कहना चाह रहे हैं सर कि आपका आना होगा। मैं काफी दिन से सोचती थी आपसे मिलने के लिए, तो मिलना नहीं हो पाएगा हमारा, क्योंकि इस समय मैं इंदौर में हूँ। तो मतलब 18 तारीख को मैं आ रही हूँ। प्रोग्राम जब बना तो उस समय पहले ही मेरी टिकट हो गई थी। और सबसे ज्यादा तो यहाँ खुशी की बात यह है सर कि मेरी जो पोती है 2 साल पहले जो हुई थी, वो इतनी अच्छी है। उसको देख के तो मैं शरीर और जीवन को दोनों को बहुत अच्छे से देखती हूँ। उसको इतनी चीजें आती हैं, और वो शरीर से छोटी है तो सब लोग उसको उसके जैसे बिहेव करते हैं, लेकिन वो सोचती है कि नहीं, जैसा सबके साथ कर रहे हो, जितनी बड़ी थाली में सबको खाना खाना है, उतनी बड़ी थाली हमको भी चाहिए। छोटी चीज उसको स्वीकार नहीं है। अभी वो मेरे पास आई और मेरा सब यहाँ से फोन वोन उठाना चाह रही थी। हमने उसको इशारा किया कि नहीं, हमको आपसे अभी बात नहीं करेंगे, तो वो चली गई, क्योंकि वो समझदार बहुत है सर। तो इसमें मैं देखती हूँ, और सभी पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको प्रणाम और बहुत बहुत नमस्ते। इसके साथ मैं बात को खत्म करती हूँ, क्योंकि काफी लोग हैं लाइन में जी। बहुत ही अच्छा है, आपकी भागीदारी से काफी कुछ हो पाएगा। जी 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 सर नमस्कार। आप बहुत सारे परिवारों के गार्जियन हैं, तो जी सर नमस्कार मैं कहना चाह रहा था। जी हेलो जी 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 सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूंगा। मैं सचिन दक्ष, व्यवसायिक शिक्षा छतरपुर से बात कर रहा हूँ। सर मैं एक व्यवसायिक प्रशिक्षण से छतरपुर से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा यूएचवी की पूरी टीम को। जब तक मैंने ये कार्यशाला ज्वाइन नहीं की थी और इन सब चीजों की जानकारी नहीं ली थी, तब तक मैं परिवार में वो समय नहीं दे पा रहा था और चीजों का वैसे निर्वहन नहीं कर पा रहा था जैसे मुझे करना था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे चीजें मिल रही है, मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है, तो मैं अपनी समझ को धीरे धीरे बेहतर कर पा रहा हूँ। जैसे कि कुछ फिल्में हैं जिनका मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कि तारे जमीन पर, 3 इडियट। इन फिल्मों को देखकर तो जिंदगी का एक थोड़ा सा रुतबा था, लेकिन बागवान जैसी फिल्में भी देखकर और उनमें जो चीजें बताई गई थी, तो उनको मैं देखता था कि लाइफ की स्टोरी बताई जाती है, चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाता था। लेकिन जब से मैंने यूएचबी की कार्यशाला अटेंड की, धीरे धीरे समझ, संबंध, आंतरिक बाहरी प्रेरणा, कैसे अपन में चीजों में भी अपनी जिंदगी को रह सकते हैं, परिवार में कैसे संबंध बनाए जा सकते हैं, इन चीजों को धीरे धीरे समझ रहा हूँ। तो सर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं एक शिक्षक के तौर पर इस चीज को अपने स्कूल स्तर पर जिन लोगों से मैं साझा कर पा रहा हूँ, मैं वो भी कर रहा हूँ। और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जिस दिन नौगांव प्रोग्राम होगा, मैं यहीं छतरपुर में हूँ, मैं जरूर अटेंड करूंगा। और थैंक यू वेरी मच सर कि आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग जो है अपने जीवन को सही और बेहतर ढंग से समझ के जीवन जी पा रहे हैं, और अपने भविष्य में बच्चों को और बाकी लोगों के लिए कुछ मूल्यवान कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच यूएचवी की पूरी टीम को मेरी ओर से। बहुत बढ़िया सचिन जी। जी मुझे लगता है कि हो सकता है सर वगैरह की और बैठक भी हो, तो जी सर वो सबको सुन पाना शायद संभव नहीं होगा। जी जी यदि किसी की बहुत जरूरी बात हो तो 1-2 मिनट में पूरी की जा सकती है, फिर सभी से इस पूरे कार्यक्रम की लिए अपन विदा भी लेना चाहेंगे। जी। हमारे बीच में कई लोग यूएचबी से जुड़े, अम्मी पारा भैया, इला दीदी भी जुड़ी थी, और डॉक्टर संगीता शुक्ला जी जुड़ी थी। तो उन सभी को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। निगम साहब हमारे जुड़े थे, शिवेंद्र जी। तो मुझे लगता है कि समय हो रहा है, तो इस बात को सर की और सभी लोगों की हम अनुमति चाहेंगे कि इसको पूरा करें। मोती भैया। जी भैया। जी परिचित भैया को भी जी
परिचित भैया जो है हमेशा इस पूरे कार्यक्रम को कितनी जिम्मेदारी से लिंक बनाते हैं और फिर सबको भेजते हैं, तो उनको भी मेरी बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि इसको पूरा करने की अनुमति हम चाहें। जी भैया, पूरा करना चाहिए क्योंकि समय हो गया है। जी 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 जी, तो बात हम लोग जी ठीक है सर, फिर मिलते हैं 15 को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जरूर सर, आइएगा, स्वागत है सर। हम लोग थैंक यू सर, आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, स्वागत है आपका। जी, प्रणाम सभी को, प्रणाम। ठीक है, सभी को प्रणाम। थैंक यू वेरी मच, सभी को नमस्कार। नमस्ते। परिचित भैया को भी आमंत्रण है, परिचित भैया को। जी सभी को आमंत्रण है। अभी मोदी भैया का 3 दिन का यहाँ शिविर ड्यू है। नमस्ते सभी को। जी भैया, इसको पूरा